नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज का दिन बहुत लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और यादगार भी। और आज का दिन टोटल हेल्थ की पूरी टीम और इसके दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज टोटल हेल्थ पूरे कर रहा है 550 एपिसोड। आज का 550वां एपिसोड और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, इस पूरे सफर में हमें आपका साथ मिला है। हमारी ये कोशिश रही है कि टोटल हेल्थ के माध्यम से सेहत संबंधी जानकारी आप तक पहुंचा सकें, जिससे अपनी सेहत को लेकर जो जागरूकता है वो सभी में नजर आए। और अब बात आज के विषय की। आज के विषय के बारे में अगर हम दो पंक्तियां भी कहें तो शायद ये बात सामने आती है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है, बहुत सी अवस्थाओं और बहुत सी बीमारियों के बारे में आमतौर पर हम ये स्वीकार करने लगते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ तो ये चीजें होनी ही है। आर्थराइटिस के बारे में अगर बात करें, बहुत से लोग ये मानकर और जिंदगी उसी के साथ गुजारने लगते हैं। फिर पेन किलर्स की बात हो, सिकाई की बात हो, या कुछ लोगों में अगर ये लक्षण जरा जल्दी आने शुरू हो जाएं तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये होना तो था, जरा जल्दी हो गया। लेकिन क्या आर्थराइटिस को हम पहले से पहचान सकते हैं? क्या उसके होने पर ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं? और क्या पेन किलर्स के अलावा कोई और रास्ता भी है? जी हाँ, साथ ही विशेषज्ञों के पास जब भी कोई रोगी पहुंचता है आर्थराइटिस की समस्या लेकर, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि या तो व्यक्ति को इस विषय पर जानकारी ही नहीं होती, या फिर वो तमाम दूसरे तरह के विकल्प अपना लेता है, जिससे इलाज करना कुछ मुश्किल जरूर हो जाता है। किस तरह से इसका इलाज किया जाए, किस तरह से इसकी पहचान हो और लक्षणों को पहचान कर इलाज का सही तरीका क्या है, बहुत सी बातें हैं आर्थराइटिस के बारे में जानने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें विशेषज्ञों के साथ। उससे पहले ये समझते हैं कि आर्थराइटिस रोग किस तरह से जोड़ों को प्रभावित करता है, और जब कोई व्यक्ति आर्थराइटिस से ग्रस्त हो जाता है, किस तरह के बदलाव आते हैं उसके जोड़ों में। जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है जो कभी न कभी हो ही जाती है। अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन यदि जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चले और इसके साथ ही जीना पड़े, यहाँ तक कि जोड़ प्रभावित हो जाएं, तो स्थिति सरल नहीं रह जाती। आर्थराइटिस जोड़ों को प्रभावित करने वाला एक रोग है जिसके कई रूप होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिससे ग्रस्त होने पर शरीर में अपने अंगों को क्षति पहुँचाने वाले ऊतक बनने लगते हैं, जिसके प्रभाव से तरल पदार्थ बनाने वाले मेम्ब्रेन यानी झिल्ली को क्षति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में सूजन व दर्द हो सकता है। यहाँ तक कि जकड़न भी आ सकती है। स्थिति अधिक गंभीर होने पर जोड़ टेढ़ा हो सकता है और कार्य करना बंद कर सकता है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर बढ़ती उम्र या फिर कुछ अन्य कारणों से हड्डियों के बीच का कार्टिलेज नष्ट होने लगता है और कोई भी क्रिया करते समय हड्डियां आपस में घिसने या टकराने लगती हैं, जिसके कारण जोड़ और हड्डियों को क्षति हो जाती है। वैसे तो गर्दन, पीठ, कूल्हे व घुटने के जोड़ इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कूल्हे का जोड़ शरीर के ऊपरी भाग का और घुटना पूरे शरीर का भार सहन करता है, इसलिए इन दोनों जोड़ों के रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। यदि प्रारंभिक लक्षणों की पहचान कर जल्द इलाज करवाया जाए तो जोड़ को क्षति से बचाया जा सकता है। लापरवाही करने पर जोड़ पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसलिए यदि आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो देर न करें, विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और ये जानें कि कहीं इसका कारण आर्थराइटिस रोग तो नहीं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। शायरा परवीन शाकिर कहती हैं, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। कुछ कुछ यही कैफियत होती है उसकी, जिसको आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में इतनी समस्या होती है कि चलना फिरना उठना यानी रोजमर्रा के आम से लगने वाले काम भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थराइटिस होती क्या है और हो जाए तो फिर करें क्या। और यह बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड रूमेटोलॉजी, एम्स। डॉक्टर वी के गौतम,
Director Professor Orthopedic, Maulana Azad Medical College and LNJP Hospital, and Dr. Sanjay Wadhwa, Professor Physical Medicine and Rehabilitation, AIIMS. आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार, हम आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अमूमन आर्थराइटिस के बारे में बात होती है तो सबसे पहले जो मन में जो बात आती है वो ये कि आर्थराइटिस यानी हम सब समझते हैं कि गठिया यानी आर्थराइटिस। पहली बात तो हम समझने की कोशिश करें कि क्या गठिया ही आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस हमने इंग्लिश में कह दिया और उसको आम भाषा में लेमैन टर्म में हम गठिया बोल देते हैं। और आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों में सूजन आना, उनका मूवमेंट में दर्द होना, और जोड़ जो हैं वो लाल भी हो सकते हैं और मरीज को काम करने में बहुत परेशानी आती है। और जब सुबह सो के उठे तो बहुत स्टिफनेस रहती है जॉइंट को मूव करने में, जो कि धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाती है एज द टाइम पासेस बाय। और गठिया एक लक्षण होता है बहुत सारी बीमारियों का, जिसमें मोर देन 200 कंडीशंस इंक्लूडेड हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, सब में फीवर एक लक्षण होता है। वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और भी बहुत सारी बीमारियों का एक लक्षण मात्र है आर्थराइटिस। जी डॉक्टर संजय वाधवा, क्यों है चिंता की बात या क्यों है जरूरी चर्चा करना आर्थराइटिस के विषय पर? क्या आप ट्रेंड्स देख रहे हैं वर्तमान स्थिति की अगर बात करें भारत में? ये चर्चा बहुत ज़रूरी है कई कारणों से। एक तो आर्थराइटिस का रोग समाज में बहुत व्यापक है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो कुछ आंकड़ों के अनुसार लगभग 0.8 से 1% आबादी भारत की आर्थराइटिस से ग्रस्त है। और जब हम जानते हैं कि 125 करोड़ लोग हैं भारत में, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। दूसरा, इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आर्थराइटिस के लक्षण बहुत कॉमन हैं, बहुत आम हैं। जोड़ों में दर्द चोट लगने के बाद भी हो सकता है और आर्थराइटिस से भी हो सकता है, कई और कारणों से भी हो सकता है। तो कैसे हम ये तय करें कि ये आर्थराइटिस है या किसी और चीज़ का लक्षण है? तीसरा, आर्थराइटिस व्यापक होने के अलावा इसमें डिफॉर्मिटी और डिसेबिलिटी लीड करने की बहुत संभावना रहती है। कई आंकड़ों के अनुसार आर्थराइटिस जो है वो नंबर 1 कारण है डिसेबिलिटी का दुनिया में। उसके बाद कई और कारण आते हैं, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है वगैरह। तो इन सभी कारणों की वजह से आर्थराइटिस के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर शुरुआत में व्यक्ति हमारे पास आ जाएं तो हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, डिफॉर्मिटीज़ बचा सकते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। जी डॉक्टर गौतम, अक्सर ये कहा जाता है कि आर्थराइटिस जो है वो 50-60 की उम्र के बाद ही अमूमन शुरू होता है। अगर हम पूरा स्पेक्ट्रम समझने की कोशिश करें, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये कम उम्र में भी देखा जाता है? हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा जोड़ों की रचना के बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा। कि मेन कारण क्या है। बिकॉज आई एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जनरली डील विद एंड स्टेज आर्थराइटिस विच इज़ कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेरे पास एक मॉडल है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और आमतौर पे कार्टिलेज में नर्व सप्लाई नहीं होती। इसका हम कंपैरिजन दांत में कैविटी से कर सकते हैं। जैसे दांत में एनेमल है, जब तक तो पेन नहीं होता। एनेमल से कैविटी जब नीचे डेंटिन तक पहुंचती है तो नीचे वाली हड्डी बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल जोड़ में नीले कलर का जो कार्टिलेज दिखाया गया है, क्योंकि इसमें नर्व्स नहीं है, बड़ी स्मूथ फंक्शन, इसमें फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है। और जो टाइम के साथ थोड़ा कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है तो कुछ येलो स्पॉट आ जाते हैं और फर्दर ग्रेडिंग करें तो और येलो आ जाते हैं। तो नीचे की जो हड्डी है वो बड़ी नर्व्स हैं, उसमें सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो आदमी को पेन शुरू हो जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे एक कंपार्टमेंट से ज़्यादा शुरू होता है। जो जोड़, जैसे घुटने को हम माना जाए तो घुटने की मीडियल कंपार्टमेंट या जो वो कंपार्टमेंट जो दो जोड़ एक तरफ फेस करते हैं उससे शुरू होता है। वेरेज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रोमेटॉइड जो मैडम बता रही हैं वो आमतौर पे एक एंटीजन एंटीबॉडी टाइप का दोष है, उससे जोड़ के सारे कंपार्टमेंट एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनमें आमतौर पे जो हड्डी है एक किस्म से वेरस डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें आमतौर पे ओल्ड लेडीज चलती हैं, उनके घुटने बाहर को निकल आते हैं। वो इसलिए होता है कि अंदर वाली कंपार्टमेंट ज़्यादा खिंच जाती है, बाहर की रिलेटिवली ठीक रहती है, काफ़ी देर तक ठीक रहती है। तो आजकल, पहले ये रोग आमतौर पे 55 या 60 साल की उम्र के बाद देखा जाता था, पर आजकल हम 35 या 40 साल की उम्र में भी ये रोग देखते हैं। उसका कारण ये है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, मसल्स में वीकनेस हो जाना, मोटापा हो जाना, या लगातार कंप्यूटर वगैरह पे बैठ के एक ऑड पोजीशन में काम करना, जिसको रेपिटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम बोल सकते हैं, जिससे कार्टिलेज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बहुत जल्दी हम इसको देखने लगे हैं। पहले हमें स्कूल जाने के लिए
5-4 किलोमीटर चलना पड़ता था। आई एज ए चाइल्ड आई बिलोंग टू पंजाब, और मेरे को 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आजकल सीधा ही मैं एकदम स्कूल में पहुंच जाता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सारे कारण हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्थराइटिस के केसेस को या पेशेंट्स को बढ़ाने में। डॉक्टर उमा, आर्थराइटिस की जब भी बात होती है तो मुख्य तौर पर दो ही स्थिति सामने आती है, या तो एक रूमेटॉइड की बात होती है और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा डॉक्टर गौतम ने बताया, जो एज रिलेटेड है। क्या आर्थराइटिस सिर्फ इन दो प्रकार तक ही सीमित है? उससे पहले मैं एक संजीव जी के सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी कि आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकती है, नवजात शिशु से लेकर पूरे 80-90 100 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल को भी। तो कोई एज ग्रुप नहीं है, लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं, राइट। अच्छा, और जहाँ तक बात है जो आपने पूछा टाइप्स कितने होते हैं आर्थराइटिस के, तो अगर हम इसके वो वजह के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, तो पोस्ट इन्फेक्टिव बोल देते हैं, जो अमूमन दवाओं से ठीक हो जाती है और बाद में रिकरेंस ना हो। दूसरी ऑटो इम्यून हो सकती है, जो कि जैसे आपने शुरुआत में बताया अपने डॉक्यूमेंट्री में कि वहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और झिल्ली को ख़राब करने लगते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं, तो वो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो जाती है। कैंसर के पेशेंट को भी आर्थराइटिस हो जाती है, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज या कोई भी ऑर्गन का कैंसर है उसमें भी आर्थराइटिस को हम पैरा न्योप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर मैलिग्नेंसी का। ऐसे ही आर्थराइटिस के बहुत सारे वजह होते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पे, प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि किस तरह का आर्थराइटिस हो सकता है, और ट्रीटमेंट उस पर बहुत डिपेंड करता है प्रॉपर डायग्नोसिस पे। ये बात सुन के बहुत से लोग चिंता में पड़ गए होंगे कि कम उम्र से लेकर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों में अमूमन। जी डॉक्टर गौतम, आप मैं एक चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, बिकॉज पर्टिकुलरली जो सेप्टिक आर्थराइटिस या इन्फेक्टिव आर्थराइटिस होता है, ये बहुत छोटे बच्चों में भी हो सकता है और उसको बहुत हमें सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज छोटे बच्चे आमतौर पे जो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है एक जोड़ को एक समय पे पकड़ता है, जबकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ज़्यादातर मल्टीपल जॉइंट्स में होते हैं। एक बच्चा जिसको बहुत सीवियर पेन, बुखार और पैर को चलाना बंद कर दे, उसको हमें इतनी गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ये जो पस है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को 48 आवर्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये कब होगा? क्या चोट लगने पर? छोटे बच्चों में भी, बिना किसी चोट के भी, बिना किसी इन्फेंट्स में। अच्छा। बिल्कुल 6 महीने का बच्चा, आमतौर पे कई बार बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि उनको बुखार भी नहीं हो पाता और एक कंडीशन हो जाती है जिसको सूडो पैरालिसिस बोलते हैं। आमतौर पे छोटे बच्चे जब जागते हैं तो चारों हाथ पैर एक साथ चलाते रहते हैं। अगर जागृत अवस्था में एक पैर ना चलाए तो उसको हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि ये एक इन्फेक्टिव आर्थराइटिस होता है और उसका ट्रीटमेंट इतना इमरजेंसी है दैट यू हैव टू आर्थराइटोमी करके, ऑपरेशन करके उसकी पस निकालनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों में ग्रोइंग हड्डियाँ होती हैं, उसके सामने कार्टिलेज बहुत ज़्यादा होता है। और लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, फेमिस्टर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कार्टिलेज और पस को एक साथ टेस्ट ट्यूब में इंक्यूबेट किया, 48 आवर्स में कार्टिलेज खत्म हो गया। तो इतना अनस्टेबल और छोटा हो सकता है कि जिंदगी भर उसका भुगतान हमें करना पड़ सकता है। अब ये बात चूंकि आपने यहाँ उठा ही दी है तो दो छोटे छोटे सवालों के जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये कि क्या ये सिर्फ पैरों में होगा या हाथों में भी होगा? ये किसी भी जोड़ में हो सकता है, किसी भी जोड़ में हो सकता है। छोटे बच्चों में आमतौर पर हिप या नी कॉमन साइज। जी, दूसरा सवाल इसी में, ये लक्षण जैसी माँ बाप को दिखाई दिया, आपने कहा कि हाथ पैर वो बच्चा अगर वो चलाने में सिर्फ एक हाथ या पाँव नहीं चला रहा है तो ये इमरजेंसी हो गई। इमरजेंसी हो। कितना समय रहेगा माँ बाप के पास, डॉक्टर के पास? आमतौर पे इस आर्थराइटिस को हमें 24 घंटे के अंदर हम डायग्नोज करके उसको जोड़ का ऑपरेशन करके उसमें से पस निकाल सकें तो पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होने से उसके लिए लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है। जी, और फिलहाल हम चर्चा को यहाँ रोकेंगे क्योंकि पंचानन जी हैं ओडिशा से टेलीफोन लाइन पर। पंचानन जी, आपका बहुत स्वागत, पूछे सवाल। सर, 4 महीना पहले मेरा नी फूल गया था, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पास गए तो वो सिरिंज में पानी कुछ निकाले हैं और कुछ दवाई दिए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी अभी 4 महीना हो गया, फूला तो कम हो गया, मगर जैसे मैं L&D में नौकरी करता हूँ, ITI हूँ, तो काम करना में मुश्किल होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, भारी चीज उठाने से सूजन होता है, दौड़ नहीं पाता हूँ, स्पीड से नहीं चल पा रहा हूँ, तो उसको क्या कारण होता है? मैं किसको दिखाऊं सर? रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाऊं ना क्या दिखाऊं? थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मेरा उम्र है 46 से। जी, डॉक्टर गौतम, आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ी स्पेशल सिचुएशन है जो आमतौर पे 40 या 45 साल जो एक्टिव स्पोर्ट्समैन हैं या किसी को भी इंजरी हो जाती है, उसके बाद अगर जोड़ 5-6 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा सूज जाता है, उसको हम हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं, जोड़ में खून भर गया है
और उसके साथ हमने देखा है कि 45 से 50% लोगों में एक लिगामेंट टूट जाती है, जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और ये भी एक बड़ा पोटेंट कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज बचाने के लिए हमारे मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। लिगामेंट्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखते हैं, और किसी चोट के कारण अगर एक लिगामेंट इंजर हो गई या टूट गई तो जोड़ थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तो जो पानी निकाला था वो खून जनित पानी था या साफ पानी था, ये मैं जानना चाहूंगा। अगर तो हीमार्थ्रोसिस का मतलब यह है कि अगर आपने सिरिंज से एस्पिरेट किया, उसमें खून निकला। चलिए दोनों ही सिचुएशन तो में जरा खून वाली स्थिति में आमतौर पे लिगामेंट इंजरी का चांस बहुत ज्यादा है, और कई बार छोटे छोटे ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर हो सकते हैं। अच्छा। जो कार्टिलेज का टुकड़ा टूट के अंदर फ्लोट करना शुरू हो, एक्सरे में भी नजर नहीं आता। अच्छा। खास तौर पे आम जब ये इस तरह का मरीज जो डॉक्टर को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता, वो एक्सरे करता है, एक्सरे नॉर्मल आता है, वो सोचता कुछ नहीं है। पर लिगामेंट इंजरी और ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर एक्सरे में टोटली मिस हो सकते हैं। वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके जॉइंट की स्टेबिलिटी के टेस्ट करके ही पता कर सकते हैं कि ये लिगामेंट इंजरी हो सकती है, जिसको हमें उसी स्टेज पे एड्रेस करना चाहिए, उसका भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बचाने के लिए। तो इनको इस टाइम पे मुझे पक्का नहीं पता कि क्या है, तो लेकिन हो सकता है आप इनको क्या सलाह देंगे? इनको और जांच करानी चाहिए? हाँ, जांच करानी चाहिए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से। जी, और फिलहाल हमारे साथ अब्दुल खालिक साहब हैं राजस्थान से फोन लाइन पर। अब्दुल खालिक साहब, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। नमस्कार किरण भारद्वाज। नमस्कार आपको भी। जी बताएं। एक लाइन में इस एपिसोड के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम अपनी स्थापना के 1000 एपिसोड पूरे करता है तो मैं रामगढ़ शेखावाटी से दिल्ली उल्टा दौड़ कर आऊंगा। बहुत बड़ी बात आपने अब्दुल खालिक साहब कह दी है। हमारे सभी तमाम जो दर्शक हैं उन सभी का सहयोग है, साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका सहयोग है, जो कि 550 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। आपको उल्टा दौड़कर आने की जरूरत नहीं है, हम हर इतवार इसी तरह आपके पास दौड़कर आते रहेंगे। मेरा सवाल डॉक्टर वी के गौतम से है जी। आर्थराइटिस में जब रात को, पिताजी के है ये प्रॉब्लम, रात को सोकर जब वो सुबह उठते हैं तो सुबह उठने पर उनके घुटनों में दर्द होता है, और हमारे राजस्थान में एक फॉर्मूला है कि भेड़ के दूध को और बिजली के जो तेल की मालिश है वो की जाती है। तो ये फॉर्मूला कहाँ तक हमारे लिए लाभकारी है और यह कोई नुकसानदायक है? इसके बारे में मैं डॉक्टर वी के गौतम से कुछ जानना चाहता हूँ, इस मालिश के बारे में। हाँ, मेरे ख्याल से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन लक्षण ये होता है कि ये घुटनों में होता है, और पहले कुछ कदम सुबह उठने के बाद आदमी को तकलीफ होती है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में पहले 1 घंटे के करीब जोड़ों में जकड़न होती है और ये हाथ के जोड़ों या दूसरे जोड़ों को पकड़ता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने को पकड़ता है और पहले 10-12 कदम आदमी को ज़्यादा तकलीफ होती है। थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए तो उसका बेटर हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन में मालिश करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। उसमें जोड़ों की लचक बढ़ती है, जोड़ों का एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, तो मालिश अच्छी है, आप करवा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। जी डॉक्टर वाधवा, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि मालिश के साथ एक जो सबसे बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होता है, जरूर आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे कि और ज्यादा डैमेज हो गया। मालिश को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी आर्थराइटिस की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे शुरुआत के दिनों में जो स्टेज होती है उसमें दर्द होता है, सूजन होती है, जोड़ के ऊपर की स्किन लाल होती है, अगर हम उसको छू के देखें तो वो जोड़ गर्म महसूस होता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट स्टेज। उस स्टेज में मसाज नहीं करना चाहिए, उससे जो अंडरलाइंग टिश्यूज हैं, नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो मालिश का एक रोल है इन क्रॉनिक आर्थराइटिस, लेकिन उसको भी समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, अदरवाइज मालिश से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी डॉक्टर वाधवा, आर्थराइटिस की जब हमने बात की, लक्षणों पे बात आई, तो एक तो स्वेलिंग की बात आई, वहीं दर्द का जिक्र भी साथ में जरूर आता है। तो क्या जॉइंट की हर जो प्रॉब्लम होगी उसमें दर्द होगा, या आर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है तो उसमें दर्द जरूर होगा, या हर दर्द आर्थराइटिस है? किस तरह से क्लासिफाई करेंगे इसे? आर्थराइटिस में दर्द एक मुख्य लक्षण है, लेकिन हर स्टेज में और हर आर्थराइटिस के रोगी को दर्द हो ये जरूरी नहीं है, और हर दर्द आर्थराइटिस नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आर्थराइटिस क्रॉनिक हो जाती है या जोड़ इतना डैमेज हो गया जिसे हम कहते हैं बर्नट आउट स्टेज, एंड स्टेज, उसमें दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन डिफॉर्मिटी होती है और जोड़ की कार्यशैली बिगड़ जाती है। जी डॉक्टर कुमार, यही जो बात आई थी मालिश को लेकर भी जो बात है, जब भी किसी को जोड़ों में किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, दर्द हुआ, सूजन हुई,
तो तरह तरह के उपाय होने लगते हैं और मालिश उसमें से एक है। सिकाई करनी है, गर्म चीज़ें खाइए, ठंडी चीज़ें न खाइए, फिर वो चावल, दही, मूली, आप बार बार हमारे कार्यक्रम में ये बात बता चुके हैं कि इनका कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर किसी को समस्या है तो वो ना खाए तो ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे सिनेरियो की अगर बात करते हैं, क्या आर्थराइटिस का उपाय और रिसर्च के स्तर पर भी अगर हम देखें क्या स्थिति है इस समय, क्या कहीं जितना सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं आए दिन नई नई दवाओं और जड़ी बूटियों के बारे में प्रचार होता रहता है, कितनी सच्चाई है इन दावों में और बातों में? इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम है वो हम उसे कम्प्लीटली अबंडन नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये सब दवाएं इफ़ेक्टिव हैं इन क्योरिंग आर्थराइटिस। क्योंकि अखबार में ज़्यादातर देखते हैं कि एड्स आते हैं शर्तिया इलाज, गठिया से छुटकारा, लेकिन मैं तो कहूँगी आज की डेट में ये सिर्फ मिथ है। तो इसीलिए जो टेलीविजन पे बड़े सारे विज्ञापन आते हैं, कई तरह के तेल हैं, बड़ा दावा करते हैं, जिनमें कुछ सेलिब्रिटीज भी आते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद फायदा होता ही होगा। और प्रॉब्लम ये भी है कि आर्थराइटिस, हर पेन को आर्थराइटिस का नाम दे दिया जाता है, जबकि सारा दर्द आर्थराइटिस नहीं होते। पेन जॉइंट में और जॉइंट के अराउंड हो सकता है, लेकिन जो परसेप्शन है, जो लेमैन है, उसको तो यही पता चलेगा मेरे जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द है। वो डॉक्टर के, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जो मेडिसिन का टीचिंग है वो फिजिशियंस, दे आर एक्सपर्ट्स, और क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, और अगर वो ज़रूरत समझेंगे तो पेशेंट को रेफ़र करेंगे कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास या दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास रेफ़र करेंगे। डॉक्टर उमा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है, क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है कि जोड़ों की बात है तो सीधा ऑर्थोपेडिशियन, तो क्या सीधा ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है, या कैसे व्यक्ति कैसे इसका डिसाइड कर सकता है कि मुझे सबसे पहले किसे कंसल्ट करना है या कौन सी जांच करवानी है? क्योंकि जांच की जब भी बात आती है तो आजकल ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर ने तो एक्सरे करवाना है या वो जांच के लिए कहेंगे, तो पहले इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं, फिर रिपोर्ट्स लेकर जाएं और डॉक्टर को दिखा दें। अगर गठिया की प्रॉब्लम है और जोड़ों में दर्द रहता है, चोट नहीं लगी है, तो फिजिशियन के पास जाएं, या रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, पूरे सिम्टम्स, साइंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, इन सब के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके उसको एग्जामिन करके, कहते हैं रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनकी डायग्नोसिस 90% टाइम्स सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे हो जाती है। इन्वेस्टिगेशंस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, वो सिर्फ सरोगेट मार्कर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक नहीं होते। तो डॉक्टर उनके सिम्टम्स के बेसिस पे, एग्जामिनेशन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशंस डिसाइड करते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि देयर इज समथिंग लाइक आर्थराइटिस पैनल। आप पेशेंट अपने आप चला जाता है पैथोलॉजी लैब में, और वहाँ पे वो कहते हैं हमारे पास ये पैनल अवेलेबल है, वो कहता है ठीक है हमारा आर्थराइटिस पैनल कर दो। तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, एक तो वो ओवर स्पेंड करता है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाता है जो कि रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि जितने भी ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं 5 to 6% नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनको आर्थराइटिस नहीं होता। पेन हो रहा है, ये पॉजिटिव आ गया, दे आर लेबल्ड एज हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और किसी प्रकार का गठिया, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अभी निकलकर सामने आई वो ये कि इन टेस्ट का कितना रोल है, वो भी बात अभी डॉक्टर उमा कुमार ने सामने रखी कि 90% मामलों में तो सिर्फ मरीज को देखकर और बीमारी का इतिहास जानकर ही तय हो जाता है, और टेस्ट सिर्फ तब कराने चाहिए जब विशेषज्ञ कहे। फिलहाल आनंद कुमार दुबे जी हैं हैदराबाद से टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत दुबे जी, और सवाल पूछें। ये सर मेरे बाएं हाथ में जी, बाएं हाथ के में मुझे दर्द होता है, और मुझे ट्रिप्लोक्लासिस और डायबिटीज मेरे पास जो है, डायबिटीज मेरे 7 साल से है। अपनी उम्र बताइए और ये समस्या कब से है ये भी बता दीजिए। मेरी उम्र है 55 साल। शोल्डर के पास में, शोल्डर के पास शोल्डर के, जी बहुत दर्द होता है, 24 घंटे हुआ करता है। जी, डॉक्टर संजय वाधवा क्या कहना चाहेंगे आप इनको? इनको डायबिटीज है, 7 वर्षों से, 55 वर्ष की उम्र है, आपने सुना जी। डायबिटीज के रोगी आर्थराइटिस के बजाय एक और
कंडीशन से बहुत कॉमनली अफेक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर या पेरी आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर। उसमें जो शोल्डर जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर हैं, उसके बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें दिक्कत होती है, जिसके कारण मरीज को शोल्डर में पेन हो सकता है, शोल्डर के आसपास के हिस्से में पेन हो सकता है, और मूवमेंट करने पर शोल्डर की मूवमेंट में कुछ रुकावट हो सकती है। तो जैसे इनको 7 साल से डायबिटीज़ है, अगर इनके शोल्डर में कोई इंजरी नहीं हुई है और आर्थराइटिस के किसी और हिस्से में लक्षण नहीं है, तो इनको संभावना यह है कि ये पेरी आर्थराइटिस है, ना कि आर्थराइटिस। और जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि एवरी पेन इज नॉट आर्थराइटिस, और इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है जो ये अंतर कर सके। आर्थराइटिस से लोग डर जाते हैं अक्सर, और गलत लेबलिंग किसी पेशेंट की नहीं होनी चाहिए। लगातार आपके यानी हमारे दर्शकों के फोन भी आ रहे हैं। सोनल शुक्ला हैं फिलहाल गुजरात से टेलीफोन लाइन पर। सोनल जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मैं टीचर हूँ जी, और मुझे प्रॉब्लम है सारे जॉइंट में, और मेरी जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है और बहुत पेन होता है। मेरी एज 28 है जी, और डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड में इंफेक्शन है और RH पॉजिटिव है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी मैंने रिपोर्ट करवाई, मुझे ये प्रॉब्लम 6 साल से है। मेरी डॉटर हुई थी मुझे, तब मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है। तो मुझे डॉक्टर से यही बोलना था कि अगर इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन है या ये मुझे रहेगा ही, क्या है नहीं। जी, आप जरा टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। डॉक्टर उमा कुमार आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। डॉक्टर उमा जी, देखिए ये टीचर हैं और इनकी एज 28 ईयर्स है, और कह रही हैं पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और जॉइंट में पेन होते हैं। अगर हम वजह सोच के चलें तो बहुत सारे वजह होते हैं, और इसमें इनको थायराइड की प्रॉब्लम जो होती है, जो कि लेडीज़ में बहुत कॉमन होती है, वो भी एक्सक्लूड करनी चाहिए। और बाकी के टेस्ट जो हैं, जैसा कि मैं कह रही थी कि प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिन करने के बाद ही बताया जा सकता है। तो गुजरात में किस जगह से हैं ये इन्होंने नहीं बताया। गुजरात में रूमेटोलॉजिस्ट, अहमदाबाद में रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको सही सलाह देंगे। और अगर आ सकते हैं दिल्ली तो मोस्ट वेलकम, एम्स में कभी भी आ सकती हैं, और इन्हें डॉक्टर के सलाह पे ही इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए अगर कुछ उसमें निकल के आता है तो। जी डॉक्टर उमा, इन्वेस्टिगेशंस की बात आ गई है तो आपसे ये जान लें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर स्पेसिफिकली बात करें या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करें, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस उसमें ज़रूरी होंगी ये तय करने के लिए कि वाकई ये रोग है? देखिए, सिंपल हीमोग्राम जिसमें हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, प्लेटलेट, ESR से लेकर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस तक, जो कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, अगर बात करें MRI वगैरह, तो एक हर चीज़ से कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। कुछ होते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जैसे ESR का बहुत बड़ा होना, एक होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका बहुत बढ़ा होना ब्लड में, और प्लेटलेट बढ़ जाएं, तो ये छोटे छोटे क्लूज होते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने लगे कि पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या जो हमें सीरियस प्रकार का गठिया बोलते हैं। ऐसे रूमेटॉइड फैक्टर होते हैं, ANA कहते हैं, एंका कहते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं। और रेलेवेंट सिचुएशंस में रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें सिंपल एक्सरे हैंड हो सकता है, बैक पेन से कोई प्रेजेंट कर रहा है तो पेल्विस का एक्सरे हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर जॉइंट का जो अफेक्टेड है, गाउट है तो फुट का एक्सरे हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन से हमें क्लू मिलते हैं दो चीज़ों के लिए, एक डायग्नोसिस के लिए, दूसरा एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कितनी है, जिसमें हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, लिवर का फंक्शन देखते हैं, ब्रेन के फंक्शंस दे सकते हैं, कार्डियक फंक्शन देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्ट्रोक का खतरा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का खतरा इन पेशेंट्स में बहुत बढ़ जाता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है इंडिविजुअल की। तो हमें जॉइंट के अलावा और सारे सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट भी देखनी पड़ती है, जो कि हिडन हो सकती है एट पर्टिकुलर टाइम, जहाँ पे हम उसे डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज वो बहुत एडवांस्ड, उसमें रीनल फेलियर डेवलप हो जाएगा, या बिल्कुल कार्डियक MI पेशेंट को हो गया, या मायोकार्डियल डिसफंक्शन हो गया, तो वो एडवांस स्टेजेस हो जाते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जी, डॉक्टर उमा, आपने गाउट का भी जिक्र किया। बहुत से लोगों के मन में ये भी एक प्रश्न उठता है कि गाउट और आर्थराइटिस क्या एक ही चीज़ है, और क्या गाउट अगर ये दोनों अगर अलग हैं तो क्या गाउट बाद में आर्थराइटिस में बदल सकता है? ज़रा बताइए। गाउट में आर्थराइटिस होती है, जैसे मैंने कहा आर्थराइटिस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आर्थराइटिस होती है, तो उसमें गाउट भी एक वजह है। और गाउट में बहुत सीवियर पेन होता है,
और गाउट को कहा भी जाता है डिजीज़ ऑफ किंग्स, क्योंकि इसमें डाइन एंड वाइन वाली चीज़ जो जिनमें होती उनमें ज़्यादा संभावना होती है और यूरिक एसिड लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और जिनमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और जॉइंट पेन है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये गाउट है, गाउटी आर्थराइटिस है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग यूरिक एसिड लेवल्स करवा के आ जाते हैं और मान लीजिए 6 कट ऑफ है, उनकी 7 है और जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उनको गाउटी आर्थराइटिस लेवल दे दिया जाता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली है। और गाउट में यूजुअली बिग टो का इन्वॉल्वमेंट कॉमनली होता है और बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, जो कि दवा लेने से 5 से 7 दिन में ठीक हो सकता है, और दवा ना भी ली जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में ठीक हो जाएगा, लेकिन रिकरेंट रिलैप्सेस होते हैं जॉइंट पेन के। जी डॉक्टर संजय वाधवा, अब मैनेजमेंट की बात आती है तो फिजियोथेरेपी का आमतौर पर जिक्र आता है, जिसमें व्यक्ति को एक्सरसाइज करवानी है, तो उस समय जॉइंट में पेन भी है, स्वेलिंग भी है, छोटी छोटी बातें कि अगर पैक लगाना है तो हॉट पैक लगाएं या कोल्ड पैक लगाएं, या मसाज की हमने पहले ही बात की। तो पेन रिलीफ एक पार्ट हो गया, और दूसरा जॉइंट को मोबिलाइज करना, तो किस तरह से प्लान किया जाएगा और कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिहेबिलिटेशन जो है हर आर्थराइटिस के मरीज को मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं होती, और अगर ये क्योरेबल है तो भी आर्थराइटिस के एपिसोड के दौरान मसल्स में स्ट्रेंथ कैसे बना के रखनी है, जॉइंट्स की मूवमेंट कैसे प्रिजर्व करनी है, ये सब रिहेबिलिटेशन के स्पेशलिस्ट और टीम मेंबर्स बताते हैं। तो मैं लोगों की ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हम लोग मानते हैं कि कुछ ABCD ऑफ आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस में A फॉर एक्टिविटी ऑफ डे टू डे लाइफ, B फॉर बॉडी वेट, C फॉर कोल्ड और हॉट ट्रीटमेंट, D फॉर ड्रग्स एंड डिवाइसेस, E फॉर एक्सरसाइजेस एंड F फॉर फूड। तो अगर ये लोग ये चीजें मान के चलें तो इनमें हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। जब आर्थराइटिस एक्यूट होती है तो उस समय हम रिलेटिव रेस्ट टू द जॉइंट बताते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट अक्सर जरूरी नहीं होता है। तो उस जोड़ को जिसमें तकलीफ है, जोड़ सूजा हुआ है, दर्द कर रहा है, उसकी मूवमेंट में आपका पेन बढ़ रहा है, तो उस जोड़ को आराम देना जरूरी है। वो आराम देने के लिए आप उस जॉइंट की मूवमेंट कम रखिए, और कई बार जॉइंट को पोजीशन करने के लिए स्प्लिंट्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा होता है बॉडी वेट। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी वेट ज्यादा है तो वो वेट बियरिंग जॉइंट्स के लिए बहुत खतरनाक चीज है, और अगर आर्थराइटिस वेट बियरिंग जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही है तो उसके सिम्टम्स बढ़े रहेंगे, जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एंकल और फुट के जॉइंट्स हो गए। अगर कोई व्यक्ति अपना 1 किलो वजन कम करता है तो जॉइंट्स पे लगभग 4 या 5 किलो लोड कम हो जाता है। तो ये वजन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगली चीज थी कोल्ड या हॉट। जब जोड़ गर्म हो, सूजे हुए हों और दर्द बहुत ज्यादा हो तो उसमें हॉट फोमेंटेशन नहीं करना चाहिए। वो एक्यूट स्टेज है, हॉट फोमेंटेशन से सूजन बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा। अगर वो एक्यूट स्टेज निकल जाती है तब क्रॉनिक स्टेज में, सब एक्यूट स्टेज में माइल्ड हॉट फोमेंटेशन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, वो सूदिंग लगता है। तो एक्यूट स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड इंटॉलरेंस नहीं है तो कोल्ड फोमेंटेशन, आइस कंप्रेस या कोल्ड पैक्स बेनिफिशियल होते हैं। उससे जोड़ में सूजन कम होती है और दर्द भी कम हो जाता है। अगला आता है डी, डिवाइसेस। अगर किसी के वेट बियरिंग जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जिसमें दर्द है घुटने में और हिप में, अगर वो सिंपल डिवाइस जैसे वॉकिंग स्टिक होती है उसका सहारा लेता है तो उससे भी शरीर का लगभग 20 से प्रतिशत वजन उस जोड़ पे कम हो जाएगा और उसके चलने फिरने में सहायता हो जाएगी। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मेरे लेफ्ट नी में पेन है या हिप में पेन है तो मैं छड़ी राइट हैंड में पकड़ूं या लेफ्ट में, तो अपोजिट साइड पे छड़ी पकड़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उससे वेट रिलीफ ज्यादा होता है। और उसके बाद आता है ई यानी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आर्थराइटिस के मरीज को करनी चाहिए, रादर हर व्यक्ति को करनी चाहिए ताकि आर्थराइटिस से बचे भी रहें। लेकिन एक्यूट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में जो हम एक्सरसाइजेस कहते हैं वो आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें जॉइंट को हम ज़्यादा मूव नहीं करते लेकिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द है, सूजन है और मूवमेंट पे पेन बढ़ता है तो व्यक्ति जॉइंट्स को मूव नहीं करता है। जब जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होगी तो मसल्स वीक हो जाएंगी, उनमें वेस्टिंग हो जाएगी, मसल्स पतली हो जाएंगी। तो जब एक्यूट स्टेज ओवर हो गई उसके बाद अगर आपकी मसल्स वीक हैं तो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे। तो ये काम हो गया एक्सरसाइजेस का। एक्सरसाइजेस डॉक्टरी सलाह से करें और उसका चुनाव सही प्रकार होना चाहिए। और फाइनली आता है एफ, फूड। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी वेट से, और कुछ प्रकार की आर्थराइटिस जैसे गाउटी आर्थराइटिस का भी जिक्र हो रहा था, उसमें कुछ प्रकार के फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जी,
और इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं प्रेम प्रकाश जी रायपुर से। प्रेम प्रकाश जी स्वागत, सवाल पूछिए। मैं रायपुर से हूँ और मेरा ऑर्थराइटिस इस तरह से कंफर्म हो गया है, मैंने टेस्ट करवाए थे इसके लिए। मेरा लास्ट टाइम RA फैक्टर 126 था और इसके अलावा NT-CCP 103 जी और CRP 75। तो मैं इसके लिए क्योर मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, लेकिन कई बार जो फिजिशियन या डॉक्टर्स वगैरह हैं वो इसमें स्टेरॉइड दे देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये स्टेरॉइड की पहचान हम लोग कैसे करें, और दूसरा स्टेरॉइड क्या लेना सही है जी, और पेन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या करें मैं जी? क्योंकि मेरी बॉडी में करीब 70% जॉइंट या तो उसमें सूजन रहती है और सूजन के बाद वो हल्का सा बेंड हो जाता है। ओके, इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जैसा इन्होंने बताया। तो स्टेरॉइड शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जा सकते हैं अगर बाकी की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो, और दूसरा एज अ ब्रिजिंग थेरेपी भी समटाइम्स वी यूज इट फॉर 4 to 6 weeks और 8 weeks अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन जो सारे चल रहे होते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि सूजन परसिस्ट कर रही है डिस्पाइट ट्रीटमेंट, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक, दवाएं अप्रोप्रिएट डोसेस में नहीं चल रही हैं, उनको जो ये मेडिसिन होते हैं धीरे धीरे हमें एस्केलेट करना होता है, बढ़ाता होता है डोजेस। एक से काम नहीं आ रहा है तो दूसरी दवा, तीसरी दवा, चौथी दवा ऐड कर सकते हैं अंडर सुपरविजन, जिससे कि आर्थराइटिस कम्प्लीटली रेमिशन में चली जाती है। लेकिन जो 5 to 10% इंडिविजुअल्स हैं उनमें रिफ्रैक्टरी डिजीज़ हो जाता है, उनके लिए और मेडिसिन अवेलेबल हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। वो सिर्फ रिफ्रैक्टरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही यूज़ करनी चाहिए। और जहाँ तक स्टेरॉइड्स की जो बात है वो लॉन्ग टर्म यूज़ का कोई फायदा नहीं है जी। और डॉक्टर संजय वाधवा, दूसरा जो इनका प्रश्न था कि पेन है, स्वेलिंग भी रहती है, तो पेन होता है और जॉइंट बेंड हो जाता है, तो इन्हें क्या करना चाहिए पेन रिलीफ के लिए, और दूसरी सावधानी क्या रखनी होगी? अगर जोड़ छूने पे गर्म महसूस नहीं हो रहा है तो कोल्ड थेरेपी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। जॉइंट को पोजीशन ठीक रखें जिसमें डिफॉर्मिटी बढ़ने की संभावना कम है। आमतौर पे जॉइंट फ्लेक्स हो जाते हैं डिफॉर्मिटी के दौरान, तो वो जॉइंट को सीधा पोजीशन करें। दूसरा, दर्द के बावजूद जोड़ को पूरी मूवमेंट कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए, उससे मसल्स की लेंथ बनी रहती है और मूवमेंट से जॉइंट के अंदर के स्ट्रक्चर्स को न्यूट्रिशन मिलता है। हमारी कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मूवमेंट से मिलता है, तो कंप्लीट रेस्ट एंड इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट वो ठीक नहीं है जी। दूसरा, दवाई लें दर्द कम करने के लिए, और जब दर्द कम हो जाता है तो उससे मूवमेंट और एक्सरसाइजेस बेटर हो पाएंगी। कई बार सपोर्ट करने से जॉइंट को भी आराम मिलता है जी। दवाइयों की बात हुई और बाकी चीज़ों की भी। एक बात डॉक्टर गौतम जो आपसे हम ये समझना चाहेंगे, आर्थराइटिस में अगर सर्जरी एक उपाय के तौर पर अगर देखी जाए तो किन मामलों में आप सर्जरी करते हैं और उससे कितना लाभ मिलता है? देखिए, इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक कार्टिलेज इंटैक्ट है वो हम एक स्टैंडिंग एक्सरे करवा के देख सकते हैं। जब खड़े होकर एक्सरे करवाते हैं तो नॉर्मली जॉइंट में एक स्पेस नज़र आता है, वो स्पेस खाली नहीं है, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से भरा हुआ है, क्योंकि एक्सरे उसमें से पास नहीं कर सकता। लेकिन अगर खड़े होने वाले एक्सरे में हड्डी से हड्डी टच करनी शुरू हो जाए, इसका मतलब वो एंड स्टेज आर्थराइटिस है। ये एंड स्टेज आर्थराइटिस किसी भी आर्थराइटिस का फाइनल है। ये रूमेटॉइड के बाद भी हो सकता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बाद भी हो सकता है, किसी में भी जिसमें कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया। तो जब तक वी कांट फ्लॉग ए डेड हॉर्स, थोड़ा सा कार्टिलेज बचा हुआ है तो उनको हम न्यूट्रिशन, उसके लिए एक्सरसाइज करके उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर कार्टिलेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और मरीज की ऐसी कंडीशन हो जाए कि उसको लगातार पेन बनी रहे और पेन किलर के बिना उसका गुजारा ना चले, क्योंकि आमतौर पे ये पेशेंट NSAID जैसे वोबरान, रूफेन वगैरह लेने लगते हैं, वो लगातार, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपको हफ्ते में 1 या 2 गोली से काम चलता है तो अभी हम हेल्प कर सकते हैं, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर रोज लेना शुरू कर दें तो उनकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए हम उन्हें कुछ ऑपरेशन के बारे में सजेस्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आजकल क्योंकि आर्थराइटिस बड़ी जल्दी उम्र में होना शुरू हो गया है, 40-45 का एक आदमी जिसमें जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उसमें अब हम जॉइंट को अगर रिप्लेस कर दें तो जॉइंट की एक अपनी लाइफ होती है 15 से 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा। रोमेटॉइड में क्योंकि सारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं तो एक आध जॉइंट रिप्लेस भी कर दें, उसका लाइफस्टाइल फिर भी उतना एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि इससे सिस्टेमिक डिजीज है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर एक जॉइंट बदल दें, उसका सारा शरीर ठीक है, तो उसको काफी एक्सेसिवली यूज करना शुरू कर देता है, तो उससे वो जॉइंट वेयर आउट होने का चांस है। तो हमारा एम ये रहता है कि जहां तक हो सके इस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले किया जाए, क्योंकि उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ पे वो सर्जरी काम कर जाए।
डॉक्टर उमा, एक बात जो रह गई है, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, प्रेगनेंसी की बात आती है या लैक्टेशन की बात आती है, किन सावधानियों को उसको ध्यान में रखना होगा या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे और क्या समस्याएं हो सकती हैं? अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो हम कुछ दवाओं में बदलाव लाते हैं। जो सेफ मेडिसिन हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो देते हैं और बाकी की दवाएं बंद की जाती हैं। कुछ महीनों के बाद वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जैसे एक दवा होती है मीथोट्रेक्सेट, उसे हम 3 मंथ्स स्टॉप करते हैं, फॉलिक एसिड कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। सिमिलरली फॉर लैक्टेशन, उसके लिए डिप्राइव नहीं करते मदर को, लेकिन उस दौरान भी जो सेफ मेडिसिन हैं वो आर्थराइटिस को दिए जाते हैं। और रूमेटॉइड जो है वो पोस्टपार्टम, विच इज़ लैक्टेशन के साथ वो इंक्रीज हो सकते हैं उसके सिम्टम्स, और जो प्रेगनेंसी के दौरान वो रेमिशन में जाने की संभावना रहती है 40 to 50% विमेन में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। जी, एक बात और जो अभी डॉक्टर गौतम ने कही, डॉक्टर उमा कुमार, कि NSAIDs की जो बात कही, कुछ दवाइयों के नाम लिया, हालांकि हम कार्यक्रम में नाम नहीं लेते, लेकिन हम समझ गए कि पेन किलर्स की बात हो रही है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रोजाना दवाइयाँ खा रहे होंगे, तो उनके मन में एक चिंता जरूर आ गई होगी, तो उनकी ओर से मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूँगा, किडनी की बात हो गई, तो क्या कितना वक्त लगता है जो लोग रोजाना पेन किलर्स खा रहे हैं उनकी किडनी पर असर आने में, तो पहले से खाना बंद करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा कहा कि उनके मन में चिंता हो गई होगी। एक्चुअली इस प्रोग्राम का मकसद ही वो है कि लोगों में इन सब चीज़ों को लेकर जानकारी बढ़े और वो खुद डॉक्टर ना बन के, सेल्फ मेडिकेट ना बन के स्पेशलिस्ट के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं। पेन किलर्स ट्रीटमेंट नहीं है आर्थराइटिस का, वो एक ट्रांजिएंट रिलीफ दे सकता है। जैसे कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गई हो तो फीवर के लिए वो पैरासीटामोल ले सकता है, लेकिन वो इलाज नहीं है, इतना समझना जरूरी है। जी, और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 548 का सवाल था कि इनमें से अल्जाइमर्स के विषय में कौन सा कथन गलत है। 3 ऑप्शंस थे आपके पास, सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अल्जाइमर्स रोग के इलाज की जरूरत नहीं होती, ये गलत विकल्प है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि आर्थराइटिस रोग के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, आर्थराइटिस में हृदय, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग प्रभावित हो सकते हैं। ऑप्शन बी, धूम्रपान करने वालों को इस रोग की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन सी, आर्थराइटिस के रोगी को व्यायाम करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प। आप अपने जवाब हमें 8 नवंबर तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 548 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर संजय वाधवा से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर वाधवा, आपसे रिक्वेस्ट कि इन करेक्ट एंट्रीज में से एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ममता जैन फ्रॉम भोपाल। ममता जैन, आपको बहुत बधाई। और अब बिना समय गंवाए हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर उमा आपको, सुबह जोड़ों में अकड़न क्यों होती है? जो कुछ पदार्थ होते हैं जो जोड़ों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अकड़न पैदा करते हैं। जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है तो वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और जिससे कि जकड़न कम हो जाती है। डॉक्टर गौतम, ठंडे वातावरण में रहने से गठिया की समस्या बढ़ती है? आमतौर पे क्योंकि मसल्स का लचीलापन ठंड के कारण कुछ कम हो जाता है। जब थोड़ी वार्मथ होती है तो मसल थोड़ी रिलैक्स रहते हैं, उसके कारण ये जकड़न बढ़ जाती है। जी। डॉक्टर संजय वाधवा, हाथ पैर का सुन्न होना क्या गठिया का लक्षण है? आमतौर पे नहीं है, लेकिन कई बारी जब गठिया के कारण कोई नस के ऊपर दबाव पड़ रहा हो, जैसे रिस्ट पे अक्सर होता है, अगर रिस्ट की आर्थराइटिस है उसमें वहां से गुजरने वाली नस के ऊपर दबाव पड़ेगा तो उंगलियां सुन्न हो सकती हैं। जी। डॉक्टर उमा, बार बार एक्सरे कराने से जोड़ खराब होते हैं? बार बार एक्सरे कराने से जोड़ तो खराब नहीं होते, लेकिन रेडिएशन एक्सपोजर होता है जो बाद में जाके कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकता है।
डॉक्टर गौतम, किन दवाओं के सेवन से जोड़ों पर बुरा असर पड़ता है? ये NSAIDs है, मैं ऑलरेडी इसको टच कर चुका हूँ, जैसे डाइक्लोफेनेक, ब्रूफेन और बहुत सारी और दवाएं हैं जो नुकसान कर सकती हैं, खासतौर पे किडनी, लिवर को, बिकॉज वो पेन को दबाती हैं, साथ में दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करती हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, गलत तरीके से उठने बैठने के कारण गठिया की समस्या हो सकती है। ये सही है। अगर किसी को गठिया नहीं है तो एबनॉर्मल और रॉन्ग पोस्चर से जॉइंट्स में डैमेज बढ़ जाती है, और अगर किसी को गठिया है तो उसकी बीमारी और आगे प्रोग्रेस कर सकती है। डॉक्टर उमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों के अलावा किन अंगों पर असर पड़ता है? शरीर के सारे अंगों पे असर पड़ता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। डॉक्टर गौतम, ऑस्टियोआर्थराइटिस से खराब हुए जोड़ों को सिर्फ बदला ही जा सकता है और कोई इलाज नहीं है? नहीं, कुछ और इलाज भी हैं। जब अर्ली स्टेज, जैसे मैंने 4 स्टेजेस बताई, तो कुछ जो सेकंड एंड थर्ड स्टेज है उसमें कुछ और प्रोसीजर भी हैं। एक जो फोकल कार्टिलेज अगर डिफेक्ट्स हों तो उनमें कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल है। और उपाय हैं? और उपाय भी हैं जो छोटे किस्म के ऑपरेशन हैं। जी डॉक्टर संजय वाधवा, गठिया के रोगी को शारीरिक श्रम से बचना चाहिए? ये गलत है। शारीरिक व्यायाम, शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है, और जैसा कि कहते हैं मोशन इज लाइफ, एंड इफ यू मूव द जॉइंट यू इम्प्रूव देम, सो मूव टू इम्प्रूव। डॉक्टर उमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कौन सी जांच करवानी चाहिए? इसको स्पेशलिस्ट को डिसाइड करना चाहिए। डॉक्टर गौतम, ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान सिर्फ एक्सरे से ही होती है? नहीं, अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों में होता है, अंदर की तरफ की जोड़ में टेंडरनेस होती है और देखने में टांग थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ सकती है, और पिन पॉइंट टेंडरनेस अंदर वाली साइड में जोड़ में हो सकती है। कुछ स्टिफनेस के लक्षण जो सुबह सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए होते हैं। तो जांच एक्सरे से ही होगी या किसी और चीज से? उस स्टेज पे एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, बट क्लिनिकली जांच हो सकती है। ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे नॉर्मल भी हो सकता है। डॉक्टर संजय, बीमारी की पहचान और क्लासिफिकेशन के बाद ही तय किया जाए कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है? ये बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत देर लग सकती है, तो उतना टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत की स्टेज में ही, शुरू के लक्षण से ही एक्सरसाइज करी जा सकती हैं। डॉक्टर उमा, क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस गंभीर भी हो सकती है? बिल्कुल, इसे गंभीर बीमारी ही मानना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इलाज पूरी तरह संभव है। डॉक्टर गौतम, गठिया के रोगी द्वारा खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए? उसको मोटापा कम करने के लिए जो भी जनरल एडवाइस है वो करना चाहिए, बिकॉज ऐसे डॉक्टर वाधवा ने बताया 1 किलो वेट बढ़ने से भी जॉइंट के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो तली हुई चीज़ें या जो भी मोटापा करने वाली चीज़ें बंद करनी चाहिए। डॉक्टर संजय वाधवा, दर्द और सूजन में गठिया के रोगी को कौन सी सिकाई से लाभ होता है, ठंडी या गर्म? जैसे मैंने पहले भी बताया है, दोनों सिकाई का एक अपना निश्चित योगदान है, लेकिन क्रॉनिक स्टेज में गर्म सिकाई से ज़्यादा फायदा होता है। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, और जब बहुत ज़्यादा एक्यूट स्वेलिंग हो तो उसको रेस्ट देना चाहिए, और कोल्ड फॉर्मेंटेशन। जी डॉक्टर उमा, गठिया और दवाओं की भूमिका, विशेष तौर पर स्टेरॉइड्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या कहना चाहेंगी? दवाओं से रूमेटॉइड का इलाज पूरी तरह संभव है। स्टेरॉइड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिए जा सकते हैं एज ए ब्रिजिंग थेरेपी, जब तक दवाओं का असर आता है तब तक। इस सवाल का जवाब आप चाहें तो थोड़ा सा और भी दे सकती हैं, अभी समय है हमारे पास। अब थैंक यू। हाँ, जो स्पेशल मेडिसिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो हम मरीज को देते हैं। उसके उन दवाओं का असर आने में 4 से 6 हफ्तों का वक्त लगता है। तो उस पीरियड के दौरान हम लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं दिए जाते हैं। या फिर मान लीजिए सारे जॉइंट में सूजन ठीक हो गई है और एक जॉइंट सोलन है, वहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। डॉक्टर गौतम, आप भी हमारे इस सवाल का जवाब थोड़ा सा विस्तार से दे सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार से। गठिया से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतें? गठिया से बचाव के लिए एक तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ड ग्राउंड के ऊपर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। अगर हम फर्श के ऊपर ना, फर्श के ऊपर और बिना कुशन शूज के अगर हम दौड़ना शुरू कर दें, और खास तौर पर कई बार आदमी मोटा हो जाता है और जल्दी से उसको अंदर इच्छा पैदा होती है कि मैं अपने आप को पतला कर लूँ, तो पहले ही दिन वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। इट हैज़ टू बी कंडीशनड इन ए सर्टेन मैनर, ताकि हाई इम्पैक्ट से कार्टिलेज को और डैमेज ना कर ले। इस तरह के लोग अक्सर अपने जॉइंट्स को और स्ट्रेन कर लेते हैं और उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। एक तो ये हुआ, इसके अलावा और क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि गठिया ना हो? गठिया ना होने के लिए मतलब एक्सरसाइज के साथ जॉइंट की स्ट्रेंथ बतानी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए, जिसमें बैठने की चेयर थोड़ी सी बहुत नीची ना हो, खास तौर पे उन लोगों में जिनमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी ज़्यादा है। चेयर की हाइट कम से कम 18 से 20 इंच होनी चाहिए। बहुत लो चेयर से उठते टाइम जोड़ों पे स्ट्रेन पड़ता है, और ख़ास तौर पे मैं एक
और पेटलोफेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करना चाहूँगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो मीडियल कंपार्टमेंट में होता है, एक ये पेटला के नीचे होता है। ये जब नी बेंड होता है तो उसमें पेटलोफेमरल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस साइन को हम कहते हैं मूवी गोअर साइन और सिनेमा साइन। एक आदमी अगर 3 घंटे पिक्चर में बैठा रहे और उसका घुटना मुड़ा रहे तो उसको लगता है कि मैं उठ के जल्दी से निकल के इसको सीधा करूं, बिकॉज बेंट नी में जो पेटला और इसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो उनको खास तौर पे जो स्ट्रेस पोजीशन में जॉइंट को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए। ये पेटलोफेमरल आर्थराइटिस आमतौर पे जवान लोगों में होता है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग एकदम उठेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे, और उनको सीधा करने की इच्छा पैदा होती है कि मैं रख नहीं सकता मोड़ के, सीधा करना चाहते हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, आखिरी सवाल आपसे कि मौसम बदल रहा है, एक तो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं ओवरऑल घर का एनवायरनमेंट कैसे रखें, और सर्दियों के मौसम में कौन सी सावधानी ज्यादा रखनी होगी? सर्दियों में पूरे शरीर को बचाव करके रखना चाहिए, मौसम के अनुसार जॉइंट्स को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कई बार आर्थराइटिस के पेशेंट्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यू शुड रेस्पेक्ट योर जॉइंट्स, यू शुड यूज योर जॉइंट्स ड्यूरिंग डे टू डे एक्टिविटीज, बट डोंट अब्यूज देम। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे यंग लोग, बिकॉज उनका कैरियर का प्रेशर है, घंटों घंटों कंप्यूटर के आगे कीबोर्ड यूज करते रहते हैं या मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग मैसेजेस टाइप करते रहते हैं। तो रिपीटेड मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड वो भी जॉइंट्स को डैमेज करती हैं। तो आजकल हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, गर्दन के जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथों और उंगलियों के जोड़ों में, रिस्ट में दर्द है। तो ये इससे बचना चाहिए। हर आधे घंटे बाद या पौने घंटे के बाद यू चेंज योर पोजीशन। इफ यू आर सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू प्लीज गेट अप फ्रॉम द चेयर, टेक ए फ्यू स्टेप्स और फिर दोबारा आके बैठ जाइए। उससे जॉइंट में जो प्रेशर बढ़ जाता है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और डॉक्टर उमा, चलते चलते यही बात बाकी आपके दोनों साथियों ने बताया कि क्या बचाव, क्या सावधानी बरतनी है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी मूव टू इम्प्रूव। अगर आर्थराइटिस है तो मूवमेंट रखें, रेस्ट पे ना जाएं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनी रहेगी। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जो गठिया का मरीज है वो अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेता है और फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या सोशल एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो ऐसे मरीज को सपोर्ट करें, क्योंकि जब वो ठीक हो जाएगा तो ही विल बी हैप्पी, राइट। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने से हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। फीवर है तो वी कैन टेक मेडिसिन एंड वर्क, बट पेन है तो बिल्कुल हम कन्फाइन कर लेते हैं अपने आप को एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय वाधवा, डॉक्टर वीके गौतम, डॉक्टर उमा कुमार, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञों ने खास तौर पर यह बताया है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़कर अपना आराम से बैठ जाएं, जोड़ों का इस्तेमाल तो करें लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें और आपके जोड़ काम करते रहें। बिल्कुल, और आज का संदेश यही है कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो हमें भी चलना है, क्योंकि अगले सप्ताह आपके पास फिर आना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।